नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो महाराष्ट्र सेट परीक्षा होने वाली है, उन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वह क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और यह जो प्रश्न पत्र है, यह प्रश्न 2019 में हुआ था। तो इसके हम प्रश्न देखेंगे उत्तर सहित, क्योंकि जो आने वाला 7 अप्रैल को होने वाला जो पेपर है, यानी आज से 15 दिन ही बचे हैं। तो ऐसे कम समय में पढ़ाई करने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार होता है, जो कारगर साबित होता है, वह है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो सेट हो, नेट हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, वह उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन काफ़ी कम समय में काम आते हैं। वैसे कि वैसे नहीं आते, लेकिन उन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक मिनट। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। राज्यभाषा अधिनियम राज्यभाषा नियम 1976 के उपबंध के अनुसार कौन सा राज्य ख क्षेत्र में समाविष्ट नहीं है, यानी ख क्षेत्र में कौन सा राज्य समाविष्ट नहीं है? तो इसका उत्तर जो है हिमाचल प्रदेश यहाँ पर नहीं है। ख क्षेत्र में कौन कौन से 1976 राज्यभाषा अधिनियम 1976 में कौन कौन से ख क्षेत्र में है? तो उसमें है गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, लेकिन हिमाचल प्रदेश उसमें शामिल नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो यह इसका जो उत्तर है, देखो, यह मालवी जो है वह है राजस्थानी हिंदी वर्ग की बोली है, उपभाषा है। अगला प्रश्न है, संयुक्ताक्षर श में किन दो वर्गों का योग है? संयुक्ताक्षर श में किन दो वर्गों का योग है? तो श में जो किन दो वर्गों का योग है, तो उसमें है क और श, यानी ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी सुधार विशेषज्ञ समिति ने अंग्रेजी के किस विराम चिन्ह को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को देवनागरी लिपि में शामिल करने के लिए अनुशंसा की? यानी अंग्रेजी के किस चिन्ह को न लेकर एक चिन्ह लिया और एक चिन्ह को छोड़कर बाकी सभी चिन्ह अपनाए, तो वह चिन्ह कौन सा छोड़ा है अंग्रेजी लिपि का? तो इसका उत्तर है, देखो, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गीति नाटक है? तो यह से जो अंधा युग जो है वह है गीति नाट्य, बाकी के गीति नाट्य में नहीं आते। अगला है, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र किस शहर से निकलता था? तो बुद्धि प्रकाश यह जो है आगरा से संपादित होता था और आगरा से ही प्रकाशित होता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा ने कृष्ण की उपासना किस भाव से की है? तो मीरा ने जो है कृष्ण की उपासना यह सखे भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, यह जो है यह दिया हुआ है, लेकिन मीरा ने जो है कृष्ण की उपासना माधुर्य भाव से की है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में किस रानी के विवाह का प्रसंग आया है? तो पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई का ग्रंथ है, उसमें जो है पद्मावती रेवा तट में पद्मावती रानी की विवाह का वर्णन आया है रेवा तट में। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो की निम्नलिखित पहेली का सही उत्तर क्या है? अभी आमिर खुसरो की एक पहेली दी हुई है, तो उसका उत्तर हमें बताना है। फारसी बोली आई ना, तुर्की सोच न पाई ना, हिंदी बोलते आरसी, आए मुँह देखे जो उसे बताएगा। यानी यह जो आए मुँह उसे देखे जो बताएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा दर्पण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से मलुकदास की रचना नहीं है। अभी यहाँ पर मलुकदास की कौन सी रचना नहीं है, यह पहचाना है। तो सुकमनी यह जो है मलुकदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं में से
प्रबंध काव्य नहीं है। अभी यहाँ पर दोहावली, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, रामलला नचहु, यह जो रचना दी है इसमें से प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है? तो दोहावली यह जो है प्रबंध काव्य रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत्कृत प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग है? यानी प्रिय प्रवास के यहाँ पर सर्ग पूछे हैं तो वहाँ पर प्रिय प्रवास के कुल 17 सर्ग है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, दुहु और बंदूक जह सहत बेचूक रन रन होत धुक धुक किलकत कहू चूक। इस पंक्तियों के कवि है, यानी यह पंक्ति किसकी है पूछा है। तो यह जो पंक्ति है वह है सूदन की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? अभी यहाँ पर भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण यह जो है अलंकार निरूपण ग्रंथ है भूषण का। अगला प्रश्न है, आगे की किस कविता को रूपक कथा कहा गया है? तो यह जो है असाध्य वीणा को रूपक कथा कहा गया है। अगले प्रश्न है 16 नंबर का, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का चित्रण किया है? तो इसमें जो है इसमें कर्मभूमि उपन्यास में यह दलितों को मंदिर में प्रवेश रोक दिया जाता है, इसका चित्रण है। अगला प्रश्न है, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला किसको संबोधित करके फूल मत मारो कहती है? तो उर्मिला जो है कामदेव को कहती है कि फूल मत मारो, क्योंकि वह कामदेव काम रूपी बाण जो है उसको अपने पति लक्ष्मण के वियोग में और तड़पाते हैं। अगला प्रश्न है, धूमिल के अनुसार मेरे देश की संसद किस पर मौन है? तो वह देश की संसद किस पर मौन है? जो रोटी से खेलता है, खेलने वालों से मौन है, यानी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ संसद देखती है जो रोटी से खेलता है उसकी तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन पोर्ट विलियम कॉलेज के कलकत्ता से संबंधित नहीं है? यानी पोर्ट विलियम कॉलेज से कौन संबंधित नहीं है? तो इंशाअल्लाह खां यह जो है पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी भारतीय जन नाट्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो 1943 में जन नाट्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है? तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर ने कौन सा नाटक नहीं लिखा? तो यहाँ पर दिया भी हुआ है, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर विकल्प बताते हुए गलत हुआ है। तो यहाँ पर टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर नाम देने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी परीक्षा आयोग ने दिया है तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर टूटते परिवेश यह उपेंद्रनाथ आश्क का नाटक नहीं है। तो अगला प्रश्न है, धरती धन्ना अपना उपन्यास के मुख्य पात्र काली का जीवन किस संकल्प से परिचालित है? तो काली जो है पूर्व उपन्यास में पक्का घर बनाने के इस संकल्प से ही चलता है। अगला उपन्यास से निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावर्तन भारतेंदु का नहीं है? तो भारतेंदु का यात्रावर्तन यहाँ पर बनारस की यात्रा यह नहीं है। अगला है, सादरीकरण की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो सादरीकरण की उद्भावना जो है वह है भट्ट ललोट ने की हुई है। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर का, अनुकूल या प्रतिकूल भाव किसे छुपा न सके वह आस्वाद का मूलभूत भाव क्या कहलाता है? यानी अनुकूल या प्रतिकूल भाव जिसे छुपा न सके, अनुकूल प्रतिकूल भाव को छुपा न सके उस आस्वाद को क्या कहते हैं? तो इसको जो है उसको प्रसाद गुण कहते हैं। 25 नंबर नहीं, स्थायी भाव कहते हैं उसको। अनुकूल या प्रतिकूल भाव को छुपा न सके उस भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पंक्ति दी हुई है और उसमें कौन सा गुण है यह हमें पहचानना है। छ हरि झीनी बंधन परित मानो, घ हरि घटा छाई है गगन में। उक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो यहाँ पर प्रसाद गुण का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, बिहारी के निम्नलिखित दोहों में कौन सा अलंकार है? यानी यहाँ पर बिहारी का दोहा दिया है और इस दोहे में कौन सा अलंकारात है? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलम मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो इसमें जो है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है।
अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर का, अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा? यानी अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत कहते हैं, और अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत किस पाश्चात्य विद्वान ने या विलायती उत्थान किसे कहा है, यानी किस विद्वान ने कहा है? तो इसे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान, जो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर का, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य की संरचना को महावाक्य की संज्ञा दी है? यानी किस विद्वान ने कथा साहित्य की संरचना को महावाक्य की संज्ञा कहा है? तो इसका जो सही है, जो रोला बार्थ है, इसने कथा साहित्य की संरचना को महावाक्य की संज्ञा दी हुई है। यानी 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एंग्लो कैथोलिक और साहित्य में क्लासिकवादी हूँ किसका कथन है? तो यह टी.एस. इलियट का कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुमिलित कीजिए। यहाँ से सुमिलित कीजिए प्रश्न प्रारंभ होते हैं। यानी कितने नंबर का प्रश्न है? 31 नंबर का। तो सुमिलित कीजिए प्रश्न ये होता है, और इसमें हम पूरा प्रश्न इधर स्लाइड पर हम दिखा नहीं सकते, और यह हम ऐसे इसको मैं बताता हूँ। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों को उपर्युक्त वर्ग से सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी है, ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी है, अघोष ध्वनियाँ कौन सी है, यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं, अल्पप्राण ध्वनियों में जो है वह है, देखो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है, लेकिन मैं इसका विश्लेषण करके बताऊंगा अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी है। तो अल्पप्राण ध्वनियाँ जो है, अल्पप्राण ध्वनियों में आते हैं क, ख, च, और नहीं, एक मिनट, गलत हुआ। अल्पप्राण ध्वनियों में जो है, अल्पप्राण ध्वनियों में आते हैं हमारे ये, एक मिनट, अल्पप्राण ध्वनियों में कहाँ गया? अल्पप्राण ध्वनियों में ये आता है। उसके बाद अल्पप्राण ध्वनियों में ट और म, त, यह जो है अल्पप्राण ध्वनियों में आते हैं। यहाँ पर विकल्प दिए हुए उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और दूसरा है ओष्ठ ध्वनियों में कौन कौन से आते हैं? तो ओष्ठ ध्वनियों में प आता है, उसके बाद ओष्ठ ध्वनियों में ब, भ और म, ये ओष्ठ ध्वनियों का क्रम है। अगला है, देखो महाप्राण ध्वनियों में कौन सी ध्वनि आती है? तो महाप्राण में आती है, देखो ख, फ, ठ और घ, यह जो है महाप्राण ध्वनियाँ हैं। उसके बाद स, अघोष में कौन कौन से आते हैं? तो अघोष में देखो, अघोष में आता है क, ख और क, ख, च और छ, यह जो है अघोष में आते हैं। यानी अल्पप्राण में च, ट, म, त आते हैं, ओष्ठ में प, ब, भ, म और महाप्राण में क, फ, ठ और घ, और अघोष में क, ख, च और छ आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर जो है निम्नलिखित उपभाषा वर्गों को उनके बोलियों के साथ सुमिलित करना। यानी यहाँ पर उपभाषाएं दी हुई है, और वह किस बोली की उपभाषाएं हैं या किस बोली से वह उपभाषा बनी है, यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी बताई है। पश्चिमी हिंदी जो है वह पश्चिमी हिंदी
लिखकर ही बताना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा जूम करेंगे तो स्लाइड बड़ी होगी और कम करेंगे तो बहुत कम होगी, आपको कुछ दिखाई भी न देगा। तो इसीलिए वह हम इसको ऐसे लिखकर ही बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है। और पूर्वी बोली में जो है, पूर्वी बोली में अवधी आती है। और राजस्थानी में कौन सी आती है? तो राजस्थानी में जो है, एक मिनट, राजस्थानी में जयपुरी आती है। जयपुरी राजस्थानी में जयपुरी आती है। और कश्मीरी जो है, यानी बिहारी बोली में कौन आता है? तो बिहारी बोली में मैथिली बोली आती है। यानी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली है, पूर्वी हिंदी अवधी है, राजस्थानी की उपबोली जयपुरी है, और बिहार की जयपुर उपबोली जो है वह है मैथिली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर का। अगला प्रश्न 33 नंबर का क्या कहता है, यह भी सुमिलित कीजिए है। तो इसमें है देखो, निम्नलिखित लेखकों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मनु भंडारी, जगदीश चंद्र और श्रीलाल शुक्ल यह नाम दिए हुए हैं, और इनको हमें इनके उपन्यास कृतियों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर मनु भंडारी का उपन्यास कौन सा है? तो मनु भंडारी का जो उपन्यास है वह है महाभोज। यहाँ पर महाभोज है भी नहीं, मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी। सबसे प्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास जो है, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो बाम भट्ट की आत्मकथा। बाम भट्ट मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, बाम भट्ट की आत्मकथा। इसमें मनु भंडारी का आपका बंटी, और जगदीश चंद्र माथुर का जो है, जगदीश चंद्र माथुर का यहाँ पर है देखो, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास धरती धन्ना अपना। जगदीश चंद्र माथुर धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना। और श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास यहाँ पर राग दरबारी है, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, एक मिनट, तो जरा सी तेज हवा चल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके पंक्तियों के साथ उनके रचयिता के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर पंक्ति दी हुई है और यह पंक्ति किस कवि की है, यह हमें पहचानना है। तो हम ज़रूर पहचानेंगे। पहली पंक्ति पढ़ते हैं, सत तिये खूने संतोष ले, सत तिये खूने संतोष लिए। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है देखो ज्ञानदेव की यह पंक्ति है। यानी यह पंक्ति जो है ज्ञानदेव की है। ज्ञानदेव की है। संत संगम में नाचते रंगनी, संत संगम में नाचते रंगनी, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है नामदेव की, नामदेव। और संतन जातन पूछो निर्गुनिया, संतन जातन पूछो निर्गुनिया, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है देखो कबीर की, कबीरदास की है। और संत पिसय जुग परिहरई, वल्ली कीजऊ हऊ तासु, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है देखो योगेंद्र जी की है, योगेंद्र की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, यह भी सुमिलित कीजिए है।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर रचनाएं दी हुई है और उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर हमीर रासो रचना किसकी है? हमीर रासो रचना किसकी है? तो हमीर रासो यहाँ जो रचना है वह है जोधराज की। और गोरा बादल किसकी रचना है? गोरा बादल यह है लालचंद जैन की। और जय सिंह चरित्र किसका है? जय सिंह चरित्र यह जो है रचना यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह जय सिंह जो है रचना यह है, देखो राम कवि की है। राम कवि की रचना है जय सिंह चरित्र। और छत्रपाल रासो यह जो रचना है छत्रपाल रासो है हुंगरसी की है। और अगला प्रश्न है हमारा कितने 36 नंबर का। निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर कविता दी हुई है और उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है। निराला की कविता कौन सी है यहाँ पर? तो बांधो न नाव ठाव इस बंधु निराला की कविता है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी है? तो सुमित्रानंदन पंत की यहाँ पर कविता दी हुई है, वो यहाँ पर ऑप्शन पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इनकी कविता यहाँ पर है, देखो परिवर्तन, यह सुमित्रानंदन पंत की कविता है परिवर्तन। और जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है परिवर्तन कविता। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी कविता दी हुई है? तो भवानी सतपुड़ा के जंगल, यह भवानी प्रसाद की है। और धूमिल की जो है नक्सलबाड़ी कविता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर भी रचनाएं दी हुई है। तो आपूहुदरी जो है वह है रमणिका गुप्ता की आपूहुदरी जो आत्मकथा है। जामुन का पेड़ किसकी है? ये जो व्यंग्यात्मक रचना है जामुन का पेड़। तो जामुन का पेड़ यह जो देखो जामुन का पेड़ जो है कृष्णचंद्र की रचना है। और जो शायर है उसके नीचे दबता है जामुन के पेड़ के नीचे। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्य की है। और भोलाराम का जीव जो है वह है हरिशंकर परसाई की। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर नाटक दी हुई है और उनके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, उसके साथ सुमिलित करना है। महाभोज किसका है? तो महाभोज जो है वह है मनु भंडारी का। अंजू दीदी उपेंद्र नाथ आश्क। और एक और द्रोणाचार्य किसका है? तो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है। और बकरी जो है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर निबंध संग्रह दिए हुए हैं और लेखकों के साथ सुमिलित करना है। स्वाधीनता और राष्ट्रीय, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य यह किसकी रचना है, किसका निबंध है? स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य यह जो है रामविलास शर्मा का निबंध है। तुम चंदन हम पानी किसकी? यह तो पंक्ति तुम चंदन हम पानी यह रविदास की है, लेकिन निबंध किसका है? तुम चंदन हम पानी यह है विद्यानिवास मिश्र का। और रसात्मक बोध के विविध रूप यह है रामचंद्र शुक्ल का, जो यहाँ पर है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर कविताएं दी हुई है और कविताओं उन कवि दिए हैं। चिट्ठी लिखती हुई औरत किसकी कविता है? तो यह अनामिका का है। इस स्त्री से डरो यह किसका है? तो यह जो है यह है कात्यायनी का। और बस बहुत हो चुका यह किसकी कविता है? तो यह जो है बस बहुत हो चुका यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और मैं किसकी औरत हूँ यह जो है यह है सविता सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, यहाँ पर भी वो सुमिलित कीजिए का ही है।
निम्नलिखित रसों को स्थायी भाव के साथ सुमिलित करना है, यानी यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है यह पहचानना है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो है, करुण रस का स्थायी भाव यहाँ पर शोक है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव, एक मिनट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो है रति। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यानी यदि वीरता संचारती है तो उत्साह के साथ वह आगे बढ़ता है। तो वात्सल्य का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सलता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विशेषताओं के साथ सुमिलित कीजिए, यानी अभिव्यंजनावाद की विशेषता कौन सी है, स्वतंत्रतावाद की विशेषता क्या है, मार्क्सवाद की विशेषता क्या है, यह बताना है। तो अभिजात्यवाद की विशेषता क्या है? तो अभिजात्यवाद की विशेषता तो है अनुकरण है। और स्वतंत्रतावाद की विशेषता क्या है? तो स्वतंत्रतावाद की विशेषता वह है कल्पना प्रवीणता, यानी कल्पना प्रवीणता, सोचने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। और मार्क्सवाद की ये क्या है विशेषता? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यह मार्क्सवाद की विशेषता है। और संरचनावाद की विशेषता क्या है यहाँ पर? तो संरचनावाद की विशेषता जो है वह है पाठ का भाषिक विश्लेषण, संरचनावाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी यहाँ पर वह कौन सा विचार किस विद्वान का है यह हमें बताना है। यानी यहाँ पर क्लिट ब्रुक्स का विचार या सिद्धांत कौन सा है? एक मिनट, क्रिस्ट बुक ने विसंगति और विडंबना यह सिद्धांत बताया है। इलियट ने क्या बताया है? तो इलियट ने जो है परंपरा का सिद्धांत बताया है। और जॉक देरिदा यह बहुत बार पूछा गया है सेट में भी। तो जॉक देरिदा यह जो है इनका जॉक देरिदा विसंरचनावाद, जॉक देरिदा विसंरचनावाद। और ल्योतार का क्या है? तो एक मिनट, ल्योतार का जो है उत्तर आधुनिकतावाद ल्योतार का है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी काव्य रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए, यानी यहाँ पर जो पंक्ति दी हुई वह किस कविता के अंतर की है यह हमें बताना है। पहली है लेकिन यही, यह मैं इसको ऐसे लिख कर ही बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर सुमिलित करने में काफ़ी ये करना पड़ेगा। लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो पंक्ति है कलगी बाजरी की नहीं, अकाल दर्शन, एक मिनट, लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। यह जो है यह पंक्ति है देखो अकाल दर्शन कविता की है, अकाल दर्शन, अकाल दर्शन। और चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रहती, यह मोचीराम कविता की है, मोचीराम। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं। यानी यह जो पंक्ति है देखो सी नंबर की, यह पंक्ति है कलगी बाजरी, कलगी बाजरी। और अंतिमतः जो है वह है पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे। यह जो है काल चक्र में हो दबे, तो यह है देखो परिवर्तन कविता की है, यह परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित लेखकों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी यहाँ पर जो है कहानीकार दी हुई है और उनकी निम्नलिखित लिखी हुई कहानियाँ कौन सी है यह हमें बताना है। तो जैनेंद्र की कहानी कौन सी है? अपना अपना भाग्य, यह जैनेंद्र की कहानी है।
फणीश्वरा त्रेणु की कहानी कौन सी है? तीसरी कसम है। कमलेश्वर की कहानी कौन सी है? तो कमलेश्वर की कहानी यहाँ पर एक मिनट, राजा नीरबंसिया यहाँ पर जो नीचे है, लेकिन कमलेश्वर की कहानी यहाँ पर राजा नीरबंसिया मैं लिखता हूँ, राजा नीरबंसिया, राजा नीरबंसिया, राजा नीरबंसिया। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रगतिशील विचार आलोचकों को उनकी पुस्तकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर जो आधुनिक आलोचक है, प्रगतिशील आलोचक है, उन आलोचकों को उनकी आलोचनात्मक कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। शिवदान सिंह चौहान की यहाँ पर आलोचना कृति कौन सी है? तो शिवदान सिंह चौहान की जो है वह है शिवदान सिंह चौहान की परिप्रेक्ष्य, शिवदान सिंह चौहान परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, यानी यहाँ पर परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। हंसराज रहबर की कौन सी कृति है? तो हंसराज रहबर की है देखो प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन। और रामविलास शर्मा की कौन सी है आलोचनात्मक कृति? तो रामविलास शर्मा की है देखो, एक मिनट गलत हुआ हमारा थोड़ा सा, शिवदान सिंह चौहान की यह जो है, शिवदान सिंह चौहान परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, और ये इसको हमने सही कर दिया। हंसराज रहबर की कौन सी है? तो हंसराज रहबर यह जो है, इसको थोड़ा गलत हुआ है, इसको हम बाद में विश्लेषण करके देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों को उनके निबंध रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर निबंध दिए हुए हैं और निबंधकार दिए हुए। विद्यानिवास मिश्र का कौन सा निबंध है? तो एक मिनट, विद्यानिवास मिश्र का निबंध यहाँ पर है मेरे राम का मुकुट भीग रहा, यह विद्यानिवास मिश्र का है। और इसके बाद जो है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा है? तो प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति यहाँ है। और बालकृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा है? शिव शंभू के चिट्टे, जो फिलहाल हम नेट के पाठ्यक्रम में निबंध है और फिलहाल वह हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध यह जो है, इस पर कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर उपन्यास और उपन्यासकार दिए हुए हैं। देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? तो देवरानी जेठानी की कहानी श्रीलाल शुक्ल का है। परीक्षा गुरु किसका है? एक मिनट, देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त का है। और परीक्षा गुरु श्रीलाल शुक्ल का है। मानस का हंस अमृतलाल नागर और धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर का है। अगला प्रश्न है यहाँ पर पत्रिकाओं के संपादक के साथ सुमिलित करना है हमें। यहाँ पर पत्रिका दी हुई है और उनके संपादक कौन है यह बताना है। दलित वार्षिकी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दलित वार्षिकी पत्रिका के संपादक जयप्रकाश करमंद थे। और हंस पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो हंस जो है इसके संजय जाहाल, यानी हंस का संपादन प्रेमचंद ने भी किया है। बयान यह पत्रिका किसकी है? तो बयान यह पत्रिका नेमिष राय मोहनदास की है। और पहल नामक जो पत्रिका है उसके संपादक ज्ञान रंजन है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित कहानी लेखकों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर कहानियाँ दी हुई है और उनको कहानीकारों के साथ सुमिलित करना है। हरिशंकर परसाई की कहानी कौन सी है यहाँ पर? तो यहाँ पर अमृतसर आ गया, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, सिक्का बदल गया, कानों में कंगना, कोसी का घटवार, यहाँ पर जो है हम सुमिलित करेंगे। जो देखो यहाँ पर देखो कैसा, यहाँ पर कहानी के नाम 4 दिए हुए और ऑप्शन में जो लेखक है कहानीकार, वह कहानीकार दिए हुए है 5। तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे यदि पूछते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। तो हरिशंकर परसाई की कहानी है माता दिन
इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो चांद के पुलिस को कैसा प्रशासन चलाना चाहिए, किस प्रकार ये करना चाहिए वो सिखाते हैं। और कृष्णा सोबती की कहानी है, सिक्का बदल गया। भीष्म साहनी की कहानी यहाँ पर है, देखो भीष्म साहनी की कहानी कौन सी है, अमृतसर आ गया। और शेखर जोशी की कहानी यहाँ पर कौन सी है, तो शेखर जोशी की कहानी है कोशिका घटवार, जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में यहाँ पर अमृतसर आ गया है। मातादीन इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर है, कानों में कंगना है, कोशिका घटवार, लगभग यहाँ पर जो ऑप्शन में कहानियाँ दी हुई है यह सब हमारे नेट और सेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ से सुमिलित कीजिए, यह प्रश्न नहीं है, यहाँ से जो है सीधे प्रश्न जो क्रमवार लगाने के लिए पूछा गया है, संगत कीजिए, सही क्रम पहचानिए, ऐसे प्रश्न हैं। तो यहाँ से हम ठीक दिखाई देगा। निम्नलिखित में से काकेशियन परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग। अभी यहाँ पर काकेशियन भाषा परिवार की कौन सी भाषा है, एक मिनट, तो यहाँ पर है चेचेन, कबार्दियन, जार्जियन और मिंगलोरियन, यह जो है सही क्रम है। अगला प्रश्न है निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथों का संगत वर्ग, यानी कौन निर्गुण कवियों ने जो पंथ चलाए थे उसमें से जो संगत वर्ग कौन सा है वह हमें पहचाना है। यानी सबसे प्रथम निर्गुण भक्तों ने कौन सा संप्रदाय चलाया, सबसे प्रथम विष्णुई संप्रदाय की स्थापना हुई, फिर उदासी संप्रदाय, फिर रामावत संप्रदाय और फिर निरंजनी संप्रदाय। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित पद्माकर की काव्य कृतियों का सही क्रम कौन सा है। अभी पद्माकर की सभी कृतियाँ है, लेकिन पद्माकर की जो है कालक्रम के अनुसार कौन सी कृतियाँ है यह पहचानना है। तो पद्माकर की कृतियों में हिम्मत बहादुर यह प्रथम क्रमांक पर है, प्रकाशित हुई है। हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, जग विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से दूसरा सप्तक 1951 के कवियों का संगत वर्ग। अभी यहाँ पर दूसरे तार सप्तक के जो कवि है उनका संगत क्रम बताना है। पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1959 में और चौथा तार सप्तक 1982 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर जो है दूसरे तार सप्तक के कवियों का संगत क्रम पहचानना है। तो दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे, तो यहाँ पर है देखो दूसरे तार सप्तक में, एक मिनट, शकुंत माथुर, धर्मवीर भारती, नरेश कुमार मेहता और हरिनारायण व्यास, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है देखो, ये प्रश्न जो है यह प्रश्न डबल आया हुआ है। यह प्रश्न हमने 2020 या 2021 के प्रश्न जब हम देख रहे थे PYQ क्वेश्चन, उसमें भी यह था और यहाँ पर भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का संगत वर्ग कौन सा है। अभी इलाचंद्र जोशी के उपन्यास कौन से हैं और वह उन उपन्यासों का संगत वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर जो है उनका उपन्यास प्रथम है सन्यासी, दूसरा है प्रेत और छाया, सुबह के फूल और मुक्ति पंथ। यह जो क्रम है इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का संगत वर्ग। अभी यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का संगत वर्ग है देखो, मल्लिका देवी, पन्नाबाई, गुलबहार, लखनऊ की कब्र, यह जो है संगत वर्ग है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों का संगत वर्ग। अभी ऐतिहासिक उपन्यास कौन से है, प्रथम जो है ऐतिहासिक उपन्यास दिव्या, प्रपंच, वैशाली की नगरवधु, शतरंज के मोहरे, यह जो है क्रम सही है ऐतिहासिक उपन्यासों का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग। अभी यहाँ पर कहानियाँ दी हुई है और प्रथम और द्वितीय तृतीय कहानी कौन सी है। प्रथम जो है यहाँ पर टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, राही, कोशिका घटवाड़ और परिंदे, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है निम्नलिखित नाटकों का संगत वर्ग कौन सा है। यानी यहाँ पर नाटक बताई हुई है और नाटक का संगत वर्ग हमें पहचानना है। यहाँ पर सबसे प्रथम जो है भारत दुर्दशा के बाद आंधा युग नहीं है, यानी यहाँ पर भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्ता, आगरा बाजार और अंजो दीदी, यह क्रम सही है, यानी ऑप्शन क्रमांक डी। अगला प्रश्न है भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित विमर्श संधि के अंगों का संगत वर्ग पहचानिए। यानी जो भरत मुनि ने विमर्श संधि बताई है उसका संगत वर्ग पहचानना है हमें। उसका संगत वर्ग पहचानते हुए
सबसे प्रथम आते हैं सनफेट, आदान प्रसंग और विरोधन, यह क्रम सही है। अगला है गैर मार्क्सवादी आलोचकों का संगत वर्ग, यानी जो मार्क्सवाद के बाहर के जो ये थे आलोचक थे उनका संगत वर्ग है। देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी और श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से नंद दुलारी वाजपेयी की निबंध रचनाओं का संगत वर्ग। अभी जो नंद दुलारी वाजपेयी की निबंधों का सही वर्ग या सही प्रकाशन वर्ग के साथ सही सुमिलित करना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, यह जो है नंद दुलारी वाजपेयी के निबंधों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के स्मृति की रेखाएं, इस संस्मरण संग्रह के स्मरणों का यानी स्मृति की रेखा चित्र स्मृति की रेखाओं में जो भी रचनाएं हैं उसका सही क्रम क्या है, यह हमें पहचानना है महादेवी वर्मा के। तो यहाँ पर जो है 1 मिनट, कितने नंबर का प्रश्न है? 63। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा के जो है वह है सेवा धर्म में चीन फेरी वाला, ठकुरी बाबा, मेधावी बालक, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय आचार्यों का संगत वर्ग। अभी जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उन पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आचार्यों का संगत वर्ग कौन सा है, यह हमें पहचानना है। तो इसमें है देखो बेनेदो क्रोचो, यह आते हैं आई.एस. रिचर्ड, रेने वेलेक और जॉक देरिदा, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अलंकारों का संगत वर्ग है। अभी यहाँ पर अलंकार दिए हुए हैं और उन अलंकारों का संगत वर्ग कौन सा है, यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो है अलंकारों में संगत वर्ग पहचानने में 1 मिनट अलंकारों में देखो सबसे प्रथम आता है उत्प्रेक्षा, दूसरा आता है समासोक्ति, तीसरा आता है विरोधाभास और रूपक अलंकार, यह अलंकारों का संगत वर्ग है, याद रखिए। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से जैन रास ग्रंथ का संगत वर्ग। अभी यहाँ पर जो आदिकाल से प्रश्न है तो जैनों में जो है जैन रास में सबसे प्रथम भरतेश्वरी बाहुबली रास लिखा गया, फिर चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास और नेमिचंद्र रास, यह लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा अष्टछाप के कवियों का संगत वर्ग। अभी अष्टछाप के कवि, यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है नेट में भी और सेट में भी। सबसे प्रथम है सूरदास, कुम्भनदास, नंददास और कृष्णदास, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है हमारा बांटू परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग। अभी बांटू परिवार की भाषाओं में सबसे प्रथम है जुलू, कागो, काफिर और रुआंदा, यह जो है क्रम सही है बांटू भाषा परिवार में। अगला है देखो पदबंध के प्रकारों का संगत वर्ग। अभी पदबंध के प्रकारों में सबसे प्रथम आता है विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध और संबंध बोधक पदबंध, यह क्रम पदबंधों का सही है। अगला प्रश्न है हमारा महाप्राण व्यंजनों का संगत वर्ग कौन सा है। अभी यहाँ पर महाप्राण व्यंजन दिए हुए हैं तो उसका सही क्रम कौन सा है, यह हमें पहचानना है महाप्राण व्यंजनों का। तो इसमें जो है घ, थ, फ, ढ, यह क्रम महाप्राण व्यंजनों का सही है। अगला है प्रश्न रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। यहाँ पर सूफी रचनाएं दी हुई है और सूफी रचनाओं का संगत क्रम पहचाना है। तो सबसे प्रथम मृगावती प्रकाशित हुई, फिर मधुमालती, चित्रावली और ज्ञानदीप, यह प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय के कवियों का कालक्रम कौन सा है। अभी महाराष्ट्र के जो संत कवि हुए हैं महाराष्ट्र में, उनका कालक्रम कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है सबसे प्रथम है चक्रधर स्वामी, जो महानुभव पंथ के थे, फिर ज्ञानेश्वर, वारकरी संप्रदाय, एकनाथ और तुकाराम। अगला प्रश्न है हमारा कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का संगत क्रम। अभी जो रचनाकार थे उनका संगत क्रम पहचाना है। सबसे प्रथम यह गद्य लेखक है तो ख्वाजाबंदा नवाज येसुदराज, ख्वाजाबंदा नवाज येसुदराज, शाहजानम, मुल्ला वजही, मुंशी सदासुखलाल। अगला क्रम है निम्नलिखित कवियों का
सही क्रम कौन सा है। अभी यहाँ पर कवि दिए हुए हैं और उन कवियों का सही क्रम कौन सा है यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर है देखो, सही क्रम में सबसे प्रथम आते हैं यहाँ पर केशवदास, चिंतामणि, बिहारी और पद्माकर जो रीतिकाल के कवि हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, रस शास्त्र से संबंधित कृतियों का कालक्रम पहचानिए। अभी जो रस शास्त्र से संबंधित जो रचनाएं हैं उनका कालक्रम कौन सा है। यह सबसे प्रथम आता है रसमंजरी, रसिक प्रिया, रस रत्नावली और नायिका भेद। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम। अभी जो पत्रिकाओं का सही क्रम हमें पहचानना है। यह जो प्रश्न है 76 नंबर का, तो यहाँ पर हम पहचानेंगे सबसे प्रथम जो आती है बिहारी बंधु, फिर हिंदी प्रदीप, आनंद कादिमिनी और ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्यों का सही क्रम, यानी यहाँ पर जो है निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्यों का सही क्रम हमें पहचानना है। तो प्रेमाख्यान काव्यों में हम पहचानते हैं सबसे प्रथम जो है वह है यहाँ पर चित्रावली प्रकाशित हुई प्रेमाख्यान, फिर इंद्रावती, मधुमालती और प्रेम योगनिधि। अगला प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचनाओं का काल क्रमानुसार सही। अभी मैथिलीशरण गुप्त की पहली रचना कौन सी है, मैथिली कितने, हाँ, तो मैथिलीशरण गुप्त का सबसे प्रथम किसान, अनग, चित्रथगा और प्रदक्षिणा, यह जो है सही क्रम है। अगला प्रश्न है हमारा, नई कविता के प्रमुख कवियों का कालक्रम। अभी जो नई कविता के जो कवि है उनका कालक्रम पहचानना है। नई कविता के प्रथम कवि यहाँ पर आगे है, फिर रामलीला शर्मा, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है यहाँ पर, धूमिल की कविताओं का संगत वर्ग कौन सा है। अभी यहाँ पर धूमिल की कविताएं बताई हुई है। धूमिल की कविताओं में मोचीराम, रोटी और संसद, अकाल दर्शन और नक्सलबाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यास का संगत वर्ग कौन सा है, यानी यहाँ पर उपन्यास कौन से है यह हमें पहचान है। देवरानी जेठानी की कहानी, बाम भट्ट की आत्मकथा, जिंदगी नामा, धरती धन्ना, अपना, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक ये ही सही है। यहाँ पर उपन्यास पहचानने हैं तो देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास है, बाम भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, जिंदगी नामा भी उपन्यास है और धरती धन्ना अपना यह भी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संगत वर्ग कौन सा है, यानी आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका संगत वर्ग कौन सा है यह हमें पहचानना है और हम पहचानेंगे। इसमें है देखो, आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, मराठी, असमिया और उड़िया। अगला प्रश्न है हमारा, काल क्रमानुसार कहानियों का सही क्रम। अभी काल क्रमानुसार कहानियों का सही क्रम पहचानना है हमने। तो सबसे प्रथम यहाँ पर जो है 11 वर्ष का समय जो रामचंद्र शुक्ल की है, फिर ग्राम जयशंकर प्रसाद उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और आकाशदीप यह भी कहानी जयशंकर प्रसाद की है। नहीं, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की शायद, पता नहीं। मोहन राकेश के नाटकों का सही प्रकाशन वर्ष पहचानिए। अभी मोहन राकेश का प्रथम है देखो लहरों के नहीं, आषाढ़ का एक दिन 1958, फिर लहरों के राजहंस और फिर आधे अधूरे और फिर पहलो तलित जमीन। यह जो क्रम है उनका सही है मोहन राकेश के नाटकों का। अगला है देखो प्रश्न, वृंदावनलाल वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम बताइए। अभी वृंदावनलाल वर्मा के नाटकों का सही क्रम कौन सा है यह हम पहचानेंगे। तो वृंदावनलाल वर्मा के नाटकों का सही क्रम में राखी की लाश, बांस की फांस, खिलौने की खोज और केवट, यह जो है क्रम सही है वृंदावनलाल वर्मा के रचनाओं का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम पहचानी है। तो यहाँ पर आत्मकथा दी हुई है। आत्मकथाओं में जो विकल्प पहचान सही क्रम में पहला है अपनी खबर, नीड का निर्माण फिर और झूठन, शिकंजे का दर्द। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रेखा चित्रों का अनुक्रम पहचानिए। यानी यहाँ पर जो है रेखा चित्र बताई हुई है और इसमें है सबसे प्रथम बोलती प्रतिमा, गेहूं और गुलाब, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेखा चित्र संग्रहों का काल क्रमानुसार सही क्रम पहचानिए। यानी यहाँ पर जो है काल क्रमानुसार रेखा चित्रों का सही क्रम हमें पहचानना है।
तो इसमें है देखो अतीत के चलचित्र रेखाएं बोल उठी, गेहूं और गुलाब और जल दीप जले, शंख बजे। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार संस्कृत आचार्यों का सही क्रम, यानी यहाँ पर संस्कृत आचार्य दिए हुए हैं और उसमें से हमें पहचानना है कि कालक्रम उनका सही कौन सा है। तो इसमें जो है सबसे प्रथम आते हैं अभिनव गुप्त, एक मिनट, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र और मम्मट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों का काल क्रमानुसार सही, यानी यहाँ पर जो है इनका सही क्रम पहचानना है। सबसे प्रथम आते हैं लोजाइंस, कॉलरीज, रिचर्ड्स और इलियट। अगला प्रश्न है हमारा जो यहाँ से तर्क और स्थापना के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। ये कहा जाए तो यह 10 प्रश्न पूछे जाते हैं सेट परीक्षा में, महाराष्ट्र सेट में। यह एक दायरा ही बना हुआ कि यानी यहाँ पर हमारा भी 10 मिनट, 1 घंटा पूरा होने में 10 मिनट बाकी है और हमें भी 10 क्वेश्चन देखने हैं, तो हम जल्द से जल्द देखते हैं। पहले हम पढ़ते स्थापना क्या है। लेखक सतत अंतरपाटीय क्रिया है जिसमें विवेक सम्मत धीमी और भेदभावपूर्ण अंतरपाटीयता की स्थिति होती है। यहाँ पर जो है और क्या है, लेखक की शैली उसके दृष्टिकोण की भाषा के माध्यम से बिंबों द्वारा अभिव्यक्त होती है, यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा स्थापना क्या है। बिंबों में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है, यानी बिंब में अर्थ होता है। यह जो है, यह स्थापना जो है सही है। और तर्क क्या बोलता है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है, इसमें कोई अर्थ हमें तर्क क्या होता है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। यह जो है गलत है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता। यही सकारात्मक ही अर्थ निकाले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बिंबों में अर्थ संभावित निहित होता है, यह सही है, और क्योंकि अर्थ निश्चित होता है, यह गलत है। स्थापना सही और तर्क यहाँ पर जो है गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना पढ़ते उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे हमने पश्चिम से लिए हैं, यानी स्थापना और उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे पश्चिम से हमने लिए हैं। यह जो है पश्चिम से लिए है, यह सही है, सही है। अभी तर्क क्या कहता है, मात्र ढांचा ही पश्चिम का है, अन्य तत्व भारतीय, यह भी सही है। यानी स्थापना और तर्क यहाँ पर दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रेम का सामाजिकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, यानी प्रेम यदि सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक होता है तो उसको भक्ति कहते हैं, यह सही है। तर्क क्या कहता है, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। प्रेम जो है वह सामाजिक भाव नहीं है, यानी प्रेम एक सामाजिक भाव है, लेकिन यहाँ पर क्या बताए, प्रेम जो है सामाजिक भाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर तर्क जो है गलत है। स्थापना सही और तर्क गलत है। तो अगला प्रश्न है हमारा जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है निबंध की पंक्ति है और यह जो है सही है। स्थापना सही है। तर्क क्या, कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर यह जो है गलत है। तर्क जो है गलत है, क्योंकि कविता में कवि जो हृदय सामान्य की भूमि पर नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर अगला है देखो, उत्तर आधुनिकता स्थितियों का बहुवचनवाद है। उत्तर आधुनिकता स्थितियों का बहुवचनवाद है, यहाँ पर जो है यह गलत है, यानी यहाँ पर उत्तर आधुनिकता स्थितियों का बहुवचनवाद नहीं है, एक वचनवाद है। वह बहुस्तरीयता एवं बहुलार्थकता को स्वीकारती है, यानी यहाँ पर तर्क सही और स्थापना गलत है। अगला प्रश्न है हमारा जीवन का सौंदर्य वैचित्र्यपूर्ण है, यानी जीवन का जो भी सौंदर्य है वह सौंदर्य वैचित्र्यपूर्ण है, तो यह सही है। वैचित्र्यपूर्ण होता है जीवन का सौंदर्य, तो यह स्थापना सही है। तर्क क्या कहता है,
उसके भीतर किसी एक ही भाव का विधान नहीं है, यह भी सही है, यानी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, केवल केवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य नहीं बना सकती, यह बिल्कुल सही है। केवल प्रयोगशील होने से कि कोई रचना जो है वह काव्य नहीं बनता, बिल्कुल सही है। प्रयोगशीलता से रहित रचना उबाऊ होती है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी प्रयोगशील में रचना जो है वह उबाऊ होती है, यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन किसी वस्तु को अंतिम, निरपेक्ष और शाश्वत मानता है। यहाँ पर जो है वह गलत है, यानी वह शाश्वत नहीं मानता। तर्क क्या कहता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन सत्य को सापेक्ष मानता है, यानी यहाँ पर तर्क सही है और स्थापना गलत है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, परंपरा सांस की तरह अनिवार्य क्रिया है। परंपरा सांस की तरह अनिवार्य चलने वाली क्रिया है, यह जो है गलत है। यानी परंपरा बदलती रहती है, निरंतर नहीं चलती, अनिवार्य नहीं चलती, यानी परंपरा किसी पर हम लाद नहीं सकते। तर्क क्या है, वह अतीत, वर्तमान और भविष्य में सहकारी भूमिका होती है परंपरा, तो यह जो है सही है। यानी यहाँ पर जो है हमारा जो हमने 2019 का प्रश्न पत्र देखा और यह पत्र जो है हमने आज पूरा देखा और यह आज पर यहाँ पर समाप्त होता है। तो ऐसे ही नेट जेआरएफ सेट परीक्षा, इन सभी का पाठ्यक्रम PYQ क्वेश्चन या जो भी नेट की रचनाएं हैं वह रचनाएं कुछ पढ़ाई है, उसकी वीडियो अपलोड की है इसी चैनल पर, और कुछ जो है अभी हम निबंध पढ़ा रहे हैं, तो वह भी निःशुल्क है सब कुछ। तो ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।